कौन बताएगा कौन कौन सी ग्लैंड्स को हमने डिस्कस किया था? पिट्यूटरी। सर पिट्यूटरी Pituitary gland. हम्म, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सर पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, राइट। और उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड को भी डिस्कस किया था हमने। एड्रिनल ग्लैंड, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एड्रिनल ग्लैंड, क्या याद है सबको फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था एड्रिनल ग्लैंड का? शायद याद नहीं किसी को। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ऑल राइट। चलिए, हमने बात की थी अबाउट थायराइड ग्लैंड एज वेल। कुछ की फीचर्स बताए थे थायराइड ग्लैंड के, कोई बताएगा की फीचर्स? हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था जब हमने थायराइड ग्लैंड की बात की थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सो हमने एक इम्पॉर्टेंट फीचर को डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के, याद है किसी को? क्या 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 था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? एक एक्सेप्शनल केस था इनको लेके। ये स्टोर होता है सर, बाकी कोई हार्मोन स्टोर नहीं होता। करेक्ट, ये ये सर स्टोर थायरोक्सिन होता है स्टोर वो। होता है। करेक्ट करेक्ट, बस यही जानना था कि हमने जो थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, इसके कुछ टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे, T1, T2, T3, ये सर T4। T3 और याद है? T4 ये स्टेबल होते हैं और बाकी दो अनस्टेबल होते हैं। एक्सीलेंट। और इसमें हमने डिफरेंस भी देखा था कि T3 जो होता है वो 20% के आसपास होता है, T4 जो है वो 80% के आसपास स्टोर्ड होता है, राइट? यस तो सर। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो इनकी लोकेशन होती है वो दोनों साइड में ट्रेकिया के प्रेजेंट होती है, और थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड होती है दो लोब से। लोब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक दिस। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ये कुछ पैराथायराइड की लोकेशन थी जो कि 4 हमें नंबर में देखने को मिलती है, और इनको भी डिस्कस किया था हमने। एक जो कैल्शियम लेवल का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था इसका, कि पैराथायराइड अगर इंक्रीज हो जाए, इनका इंक्रीज कर दे कैल्शियम लेवल को ब्लड में, तो फिर क्या क्या फंक्शनिंग उसकी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक 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 डिजीज होती है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जो शायद हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस नहीं की थी। सर गॉइटर, गॉइटर। गॉइटर, गॉइटर। तो ये गॉइटर किस वजह से होती है, कोई जानता सर है? आयोडीन की कमी सर से होती आयोडीन है। की कमी की वजह से। और कुछ? वो कैसे होती है? जब सर थायराइड थायरोक्सिन हमारा का, हाँ, हाइपो सिक्रीशन जब हमें देखने को मिलता है ना, तब ये डिजीज हमें देखने को मिलती है, इसका हाइपो सिक्रीशन की वजह से। क्रिटिनिज्म एक होता है जिसको हम ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। ड्वार्फिज्म जो होता है ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड एज वेल। और जाइगेंटिज्म भी इसी वजह से होता है। नहीं, जाइगेंटिज्म अलग है बेटा। तो वो तो ग्रोथ हार्मोन हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नहीं, एक एक जैसे उसका ड्वार्फिज्म का भी एक केस है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्वार्फिज्म का बच्चे अक्सर वो ग्रोथ हार्मोन से ही रिलेट करते हैं, है उससे रिलेशन, लेकिन इससे भी है, ध्यान रखिएगा। तो ओके सर। ड्वार्फिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एज वेल, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये शायद हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस नहीं किया था। उसके अलावा पैराथायराइड के बारे में हमने बात की थी। आप लोगों को पता है कि किस तरह से जो सर्कुलेट करता है लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में, देन स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन भी करता है कैल्शियम को हमारे रेनल ट्यूब्यूल से, एक्सेट्रा। ये फंक्शन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। और डायरेक्टली बॉन को जो इम्पैक्ट करता है ये, और इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, फिर कैल्शियम स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है फ्रॉम, रिलीज होता है फ्रॉम द बॉन, सो देयर बाय इंक्रीज ब्लड कैल्शियम स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब समझते हैं? डिपॉजिट, ऑस्टियोक्लास्ट वर्ड समझता है कोई? चलिए मैं सर बताता हूँ। ऑस्टियो कुछ बोन से रिलेटेड है क्या? करेक्ट 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 करेक्ट, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू द बोन्स। ऑस्टियो जो वर्ड है वो बोन से रिलेटेड है।
ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब है कि ब्रेक डाउन होना, कि जो टूटना बोन का, ठीक है, रिलीज, ये ब्रेक डाउन होने से रिलेटेड है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है बोन के उसके रिजॉर्प्शन के लिए। तो कैल्शियम स्टिमुलेट करता है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बनाने लगता है ये पैराथायराइड हार्मोन, जिससे कि ब्रेकिंग डाउन होने लगता है ऑफ दिस बोन का। स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी स्टिमुलेट एक्टिवेटेड विटामिन डी प्रोडक्शन इन द किडनी। तो ये अभी हम किडनी से रिलेटेड हार्मोन्स को भी अभी खैर डिस्कस करेंगे। ये कैल्शियम लेवल का पॉइंट हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है आपकी एक तरह की ये सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर द यस सेल्स। सर, ऑस्टियोसाइट्स हमने बोन में पढ़ा। ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है जी। तो ये एक ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये एक तरह की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये एक तरह की, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में इसके बारे में भी। देन हमें स्टार्ट करना था आज इस थाइमस ग्लैंड के साथ। आपको पता है थाइमस ग्लैंड की अपनी एक खासियत कहूं या फिर क्या कहूं, इसका डिजेनरेट होना एक बहुत ही एक यूनिक फीचर है इस थाइमस ग्लैंड का। थाइमस ग्लैंड यूजुअली जब हम बात करते हैं अपनी, अगर मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे इसको लेके जाऊं, तो ये एक एंडोडर्मल ओरिजिन ग्लैंड है। दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसी तरह से सभी होती हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि सभी और भी होती होंगी जिनका अलग अलग टाइप से जर्मिनल लेयर से प्रोडक्शन होता है, तो बिल्कुल। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। आप लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना होगा, सुना है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में यस किसी ने? सर, बी व्हाइट ब्लड लिम्फोसाइट, कॉर्पसेल्स में हमने पढ़े थे। हाँ बिल्कुल। यस सर। बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो ये हेल्पर सेल्स होती हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स के ही पार्ट हैं ये। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड आउटा। अब डॉर्सल साइड तो सभी लोग जानते हैं ना, पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। अब हार्ट का है हमारा सेंट्रल में, जैसे मान लीजिए कि ये स्टर्नम हो गई हमारी और यहीं हमारा जो है हार्ट लोकेटेड हो गया, तो इसके डॉर्सल साइड हमें थाइमस ग्लैंड देखने को मिलती है। थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और एक बात और, जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ या ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ birth, largest thymus gland present, largest thymus gland is present। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, इसका साइज जो है वो कम होता चला जाता है। एंड विद द टाइम ऑफ, yeah, with the time thymus gland degenerate, we can say that with the time thymus gland degenerate। और इसीलिए आपने देखा होगा, ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस सब, क्या मेरी वॉइस सभी को ब्रेक हो रही है? No, क्लियर है। sir. नो सर। नो सर। देखो बेटा एक बार नेटवर्क चेक करो बच्चे अपने। ओके तो सर, मैं कर। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते रहते हैं, वैसे ये डिजेनरेट होती है। अब ये प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट करती है किसका? इम्यून सिस्टम का। और इम्यून सिस्टम जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी पैथोजन से लड़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, Yes, जबकि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं या बहुत लंबे समय के लिए बीमार हो जाते हैं, या ओल्ड एज में जो बीमारियां हैं वो काफी आसानी से हमारी बॉडी को पकड़ लेती है, या पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाके अपना इम्पैक्ट जो है बहुत जल्दी से दिखा देते हैं। उसका कारण एक ये भी है, ध्यान रखिएगा।
as fast thymus gland degenerate, they as soon aging comes, ये भी ध्यान रखिएगा, जितनी फास्ट थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट करेगी एजिंग उतनी ही जल्दी आएगी, राइट। अगर इनमें जो हार्मोन हम देखते हैं थाइमोसाइन की हम लोग बात करेंगे आगे, थाइमोसाइन हार्मोन होता है, एक थाइमोसाइन अगर हाइपरली सिक्रेट होने लगे या उसका हाइपो सिक्रेशन होने लगे, थाइमोसाइन हार्मोन है थाइमोसाइन, थाइमोसाइन अगर इसका हाइपो सिक्रेशन होने लगे तो इम्यून डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। इसके हाइपो सिक्रेशन की वजह से इम्यून डेफिशिएंसी देखी जाती है। हाइपो का मतलब समझते हैं? यस सर, मेजर अमाउंट में। हाइपो मतलब लो। यस सर, सर हाइपो तो लो होता है। हाँ करेक्ट, सर हाइपर मेजर हो गया सर, उल्टा बोल गया सर हाइपर कोई बात नहीं, इट कैन हैपन। सो हाइपो मींस लो सिक्रेशन होने की वजह से इम्यून डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो थाइमस जो है वो एक तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो। आफ्टर बर्थ जो है टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर्ड होती हैं थाइमस ग्लैंड में, देन लिम्फोसाइट्स रिलीज करती हैं थाइमस ग्लैंड और वो पहुंचती हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, जैसे कि स्प्लीन हो गया और पेयर्स पैसेज हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में। तो मतलब बेसिकली जो एक मेजर जो रोल है यहाँ पे जो थाइमोसिन है। हाँ बेटा पूछो। सर आपने अभी तक क्या पढ़ा दिया सर? अभी मेरी स्कूल के क्लासेस खत्म हुई हैं। बेटा अभी जस्ट स्टार्टेड, बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी प्रीवियस हम लोग बात कर रहे थे कि पिछला हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने जैसे जो ग्लैंड्स पढ़ी थी उनमें से लास्ट मैंने एक दो निकाल ली थी। आपकी जो थाइमस ग्लैंड है उसके बारे में, उससे पहले थाइमस ग्लैंड से पहले हमने जो बात की यहाँ पे, एक मिनट, पैराथायराइड ग्लैंड को हमने डिस्कस किया और उसके अलावा हमने थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में अपने पढ़ा था। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड टुडे। थाइमस ग्लैंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है और एक तरीके से ट्रेनिंग स्कूल है टी लिम्फोसाइट्स का, नाम दिया जाता है इसको क्योंकि लिम्फो आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए काम करता है ये जो थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट करने में इम्यून सिस्टम के। और इम्यून सिस्टम आप लोग जानते हो, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी पैथोजन से फाइट करने में एक अपना मेजर रोल प्ले करता है। जब बर्थ होता है किसी इंडिविजुअल का तो थाइमस ग्लैंड का साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड का साइज जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। इम्यूनिटी के इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। थाइमोसिन जो है, अगर थाइमोसिन का हाइपोसिक्रेशन होने लगे या लो सिक्रेशन होने लगे तो इम्यून डेफिशिएंसी यहाँ पे आसानी से देखी जाती है। ये चीज अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, जो इम्यूनिटीज हैं बेसिकली ये जो रिलेट करता है ये इम्यूनिटी से ही रिलेट करता है। कई जैसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, प्रमोट करता है कि भाई प्रोडक्शन हो, एंटीबॉडीज बने। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं आपकी बॉडी में, एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कराने में अपना रोल प्ले करता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज बने। एंटी मींस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हाँ, अगेंस्ट जो भी फॉरेन बॉडी है या फिर जो भी आपके बेसिकली जो पैथोजेंस को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट काम करे, राइट। तो ये एंटीबॉडीज नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है। और कई एंटीबॉडीज हम वैक्सीन से भी तो लेते हैं बच्चों, और कई नेचुरली बनती है बॉडी के अंदर, बनती है नहीं बनती भाई? yes, आपकी बॉडी में yes, जो एंटीबॉडी, अब जो वैक्सीन की जो बात हो रही है कि जो कोरोना वैक्सीन है, ये है वो है, वो वैक्सीन क्या है? वो वैक्सीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनाता है कि जब भी इन फ्यूचर वो पैथोजन, वो बैक्टीरिया, वो वायरस, फंगस कोई भी हो, जब वो एंटर करे तो ये एंटीबॉडीज उसको पहचान ले और उसको किल कर दे, उसको खत्म कर दे वहां पे। तो ये, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज ऐसे हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे, जो नेचुरली इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है पैथोजन से फाइट करने के लिए। ये वही थाइमस ग्लैंड है जो उसमें अपना रोल प्ले करती है, जो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये काम हमने इसका पढ़ा था। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड को भी प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद है ना सभी को? यस सर। जल्दी से बता दो। करेक्ट।
सो उसके आगे जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब हम पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। भाई पैनक्रियास क्या होती है? पैनक्रियास के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। पैनक्रियास को हमने कहाँ पढ़ा है? तो आप कहेंगे कि सर पैनक्रियास तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो बिल्कुल हमने तो डाइजेस्टिव फर्स्ट सिस्टम में टाइम वहां पे इसी में पढ़ा था। पढ़ाया था। बिल्कुल, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड होती है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब होता है जो ड्यूअल फंक्शन प्ले करे। किसका? एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का भी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारी बॉडी में कई ग्लैंड जो है वो कंपोजिट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिसमें से एक है पैनक्रियाज, राइट। तो एक्सोक्राइन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन मतलब हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? जो कुछ बाहर बॉडी से रिलीज करे। और एंडोक्राइन मतलब, हाँ, एंडोक्राइन मतलब जो बॉडी के अंदर यानी कि डायरेक्टली ब्लड में जाके मिला दे। करेक्ट। तो पैनक्रियाज हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। यहां पर duct or ductless. The endocrine pancreas consists of islets of Langerhans। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको बता दूं कि इसको हम इसीलिए इसके इस कॉम्पोजिट नेचर होने की वजह से इसको हम हिटेरोक्राइन ग्लैंड का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिटेरोक्राइन ग्लैंड। हिटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हिटेरो मीन्स क्या होता है? हाँ, डिफरेंट या फिर मैनी। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शन जो है अपने परफॉर्म करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हो पैनक्रेटिक जूसेस वगैरह जैसे बनाना। तो भाई इसके दो जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हम बोल रहे हैं एक्सोक्राइन और दूसरा हम बोल रहे हैं एंडोक्राइन। तो लगभग एक्सोक्राइन जो है वो 99% ये अपना रोल प्ले करती है एज अ एक्सोक्राइन। ठीक है, और रिलीज करती है क्या रिलीज करती है? रिलीज करती है एंजाइम्स को। पढ़े थे ना शुरुआत में कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। इसी तरह से जो एंडोक्राइन पोर्शन की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1% एंडोक्राइन का रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर आपका ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी आता है, जिसके ऑनर में साइंटिस्ट लैंगरहैंस के ऑनर में इसका ये लैंगरहैंस ने डिस्कवर्ड किया था। नेम है डिस्कवर्ड नेम, डिस्कवरर नेम। ठीक है, लैंगरहैंस डिस्कवरर नेम है। तो इसमें कई बेटा सेल्स हैं। ये सेल्स के टाइप्स होते हैं। सेल्स होती हैं इसमें अबाउट मिलियंस ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के पैनक्रियाज में। तो उसका मतलब ये ठीक है, सेल्स जो तो है इसमें पैनक्रियास की उनका नाम है। करेक्ट। और लैंगरहैंस डिस्कवरर का नेम है जिन्होंने उनके बारे में बताया। भाई आप किसी के बारे में बताते हो तो आपके ऑनर में उसका नाम रख दिया जाएगा। भाई आज आपने कुछ डिस्कवर कर दिया, इन फ्यूचर आपने कुछ डिस्कवर कर दिया, तो आपके ऑनर में उनका नाम रखा जाएगा उस चीज का। ये होता ही है, हमेशा होता आया है और होता रहेगा। ये हमने देखा भी है पहले। हमने देखा भी है पहले। यस सर, गॉल्गी apparatus। गॉल्जी, हाँ ठीक है। तो अब इसके अलावा जब हम इसमें सेल्स की बात करते हैं। हाँ बेटा। सर यहाँ पे जो 99% और 1% है सर, ये टोटल एंजाइम्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ना, टोटल फंक्शनिंग के एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एंडोक्राइन कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब उसमें ये अपना अलग काम कर रहे हैं और ये अपना अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ये 1% के अंदर है हार्मोन्स वगैरह, और ये सारे 99% के अंदर है। ओके सर। सर ये सिर्फ पैनक्रियास के लिए है ना? ये सिर्फ पैनक्रियास के लिए। ओके सर। क्योंकि पैनक्रियास ही हेटेरोक्राइन ग्लैंड अभी हमने सबसे पहली पढ़ी है यहाँ। यस सर। हाँ, देखिए अब आपकी इसमें कई सेल्स होती हैं। हर एक each islets of Langerhans have 4 types of cells। आप लोग ज्यादातर टाइम पे 2 टाइप की पढ़ते हो। आप ज्यादातर टाइम पे 2 टाइप की सेल्स पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे जैसे कि अल्फा सेल्स आपके सिलेबस, बीटा सेल्स, और एक आप पढ़ोगे बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स जो बनाती हैं वो है ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल्स जो है वो बनाती है इंसुलिन को।
ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे कई गामा सेल्स भी होती हैं, ठीक है, राइट, और कई यहाँ पे एफ सेल्स भी होती हैं, राइट। लेकिन हमारा जो मेजरली जो फोकस रहेगा वो इन सेल्स के ऊपर रहेगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि और भी हमें टाइप्स जो हैं उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये कई सोमैटोस्टैटिन्स को बनाती हैं, ये कई सोमैटोस्टैटिन्स को बनाती हैं, और ये जो है कई पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को बनाती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इंसुलिन जो है इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फाउंड, इसमें कई टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बारे में खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बेंटिंग एंड जिन्होंने सबसे पहले जो दिया था बेंटिंग और बेस्टनेस के बारे में बताया था। और इसमें हर एक जो मॉलिक्यूल है इंसुलिन का, वो इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंसुलिन मेजर यहाँ पे हार्मोन है, इसके अंदर कई टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 51 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है इसके अंदर, 51 अमाइनो एसिड्स की चेन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इंसुलिन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो जानता है कोई कि इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर। वेरी गुड। लीवर। इंसुलिन की जब हम बात करते हैं तो इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन होता है लीवर, राइट। इसी तरीके से जो ग्लूकेगॉन है उसका भी जो टारगेट ऑर्गन होता है लिवर, ठीक है। अब इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जब आपकी बॉडी में आप जब कुछ खाते हो तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता? यस सर। उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रेन करने के लिए इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, वो कन्वर्जन करता है उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनाने में ये अपना रोल प्ले करता है जो इंसुलिन होता है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है, स्टोर्ड फूड होता है, सॉरी, यस सर। है ना। इस प्रोसेस को बच्चों ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। देखो बायोलॉजी में जो जेनेसिस वर्ड होता है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। मैं यहां लिख देता हूं, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बायोलॉजी में किसी चीज का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन होना। और यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लाइको जो वर्ड है वो बना है किससे? ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लाइको जो वर्ड है, ग्लाइको वर्ड बना है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का बनना यहाँ पे, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड हमारी बॉडी के अंदर, एक स्टोर्ड फॉर्म में लिवर सेल्स में। उसकी इंसुलिन की जो बीटा सेल्स होती हैं वो अपना काम करती हैं। ये सेल्स का नाम याद रखिएगा, आपको ये दो याद रखनी है, अल्फा सेल्स क्या करती हैं, बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन बना रही है, वो ग्लूकेगॉन बना रही है। इसी तरीके से जो ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से मिलता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और सेलुलर ग्लूकोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है। जो भी हमारी सेल्स में ग्लूकोज है ये उसको यूटिलाइज करवाना स्टार्ट करता है, वो उसको कन्वर्ट करके स्टोर करने में हेल्प करता है और ये यूटिलाइज कराता है। तो ये कंडीशन हमारी एक इसी तरह से इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की बनती है और एक हाइपरग्लाइसीमिया की बनती है। ग्लूकागॉन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है क्योंकि ये स्टोर्ड फैट को तोड़ के एनर्जी पहुंचाता है ना। तो जब एनर्जी पहुंचेगी, जब कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, जब कैटाबॉलिक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, एनाबॉलिक रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी, या पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। लेकिन ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल के करके लाता है, और ये क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो ये बढ़ाता क्यों है? ये बढ़ाता है इसलिए क्योंकि ये ब्रेक डाउन कराने में उसको अपना रोल प्ले करता है। जब एक शुगर का मॉलिक्यूल है और जब एक शुगर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? पहले तो एक जगह था, लेकिन जब ये टूट जाएगा तो टूटने की वजह से क्या होगा? शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बताइए। यस सर। बढ़ेगा, Yes, sir. है ना। जब मान लीजिए कि कोई भी सेल है, मान लीजिए कोई सेल है और सेल के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो सेल के नंबर हमारे बढ़ गए। इसी तरह से यहाँ पे जब ये शुगर है या फैट का जो शुगर का जो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म है, इसके नंबर जो है वो धीरे 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 बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो जब नंबर बढ़ता है तो यानी कि ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है।
तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, वो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इसकी वजह से, और इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये कंडीशन को कंट्रोल करता है और ये कंडीशन को बढ़ाता है। तो बढ़ाने वाला कौन, बढ़ाने वाला कौन बोलो? ग्लूकोजन। ग्लूकोजन। ग्लूकागन। हाँ ठीक है। और कंट्रोल करने वाला कौन? इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन की सेल का नाम क्या है? बीटा सेल्स। बीटा सेल। और अल्फा सेल्स हो गई हमारी ग्लूकेगॉन की। ठीक है जी। और पैनक्रियास कैसी ग्लैंड हो गई? पहली हेटेरोक्राइन ग्लैंड हमने जो पढ़ी। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब जो एक कंपोजिट ग्लैंड हो। कंपोजिट ग्लैंड मतलब जो एक्सो और एंडो दोनों से मिलकर बन रही हो। आइलेट और लैंगरहैंस का मतलब है डिफरेंस ही होता है हेटेरोक्राइन और कंपोजिट ग्लैंड्स में। एक ही तो बात है बेटा। कंपोजिट ग्लैंड मतलब विच एक्ट एज विच इज दैट इज अ कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड मतलब जो एक्सो और एंडो दोनों का काम कर रही है। ठीक है, बात समझ आई? हाँ तो भाई एक हमने जो नाम यहाँ पढ़ा जैसे कि ये सोमैटोस्टेटिन्स, ये इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ इंसुलिन को। सोमैटोस्टेटिन्स का काम है इनहिबिट करना इंसुलिन के रिलीज को। अगर मान लीजिए इंसुलिन ही अगर रिलीज होता रहे तो क्या होगा? पता लगा कृष्णा ने जो 4 गुलाब जामुन खाए थे, अब भाई इतना इंसुलिन रिलीज हो गया, वो रिलीज ही होता चला जा रहा है बेचारे। शुगर लेवल डाउन हो जाएंगे सर फिर। शुगर लेवल डाउन हो फिर जाएगा। से और 4 खाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उसे बेचारे को और 4 खाने पड़ेंगे। तो अर्णव कहेगा कि ले भाई कृष्णा और खा, तो यार डाउन हो गया, बेहोश हो जाएगा बेचारा वो तो इतनी देर में, इतना शुगर लेवल डाउन हो गया। क्या है? सर इसमें बेचारे की बात थोड़ी है सर, और मिल रहे गुलाब जामुन। क्या? अच्छा और सर गुलाब जामुन मिलेंगे सर। गुलाब जामुन तो मिलेंगे, लेकिन अगर इतनी देर में कोई बेहोश हो जाए या फिटनेस हो जाए किसी के पास तो भाई फिर दिक्कत है उसके लिए। पता लगा फिर उसको डायरेक्टली जो है इंट्रावेनसली डीएनएस और आरएनएस दिया जा रहा है। यही तो होता है जब कम वीकनेस आती है किसी की बॉडी में तो डायरेक्टली इंट्रावेनस फिर उसको दिया जाता है। तो ये सोमैटोस्टेटिन जो है, सोमैटोस्टेटिन का फंक्शन ध्यान रखना कि ये इस इंसुलिन के से रिलेट करता है और इसको इनहिबिट करता है कि भाई तू रुक जा, आप इतना ज्यादा भी रिलीज मत हो कि हमें बाहर से शुगर और इनटेक करानी पड़ जाए। तो ये काम है, मेजर फंक्शन जो है सोमैटोस्टेटिन का। तो ये पैनक्रियाज है और पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिससे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते थे, लेकिन सीबीएसई में तो स्पेशली आपके नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट, ये चैप्टर जो है वो डिलीटेड चैप्टर्स के अंदर है, लेकिन आगे के लिए आपका एक बेस जो है वो तैयार हो रहा है। फिर आती है टेस्टिस। टेस्टिस जो है, टेस्टिस हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ये एक मेल की ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा वो अमीनो एसिड्स वाली बात समझ आई आपको? पीछे जो हमने बात की अमीनो एसिड्स की, 51 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। दिस इज द चेन 51 अमीनो एसिड्स। इसमें से कि अल्फा चेन की अगर मैं बात करूं तो अल्फा चेन के पास होते हैं लगभग 21, मेडअप होती है 21 अमीनो एसिड से, और जो बीटा चेन होती है वो मेडअप होती है 30 अमीनो एसिड से। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स की चेन होती है। इसके अंदर जो इंसुलिन की चेन है वो एक तरह की अमीनो एसिड्स की एक तरह की प्रोटीनिशियस चेन होती है। तो अल्फा और बीटा दोनों के पास अलग अलग नंबर होते हैं, एक के पास 21 होते हैं और एक के पास 30 होते हैं, राइट। और जब बच्चों ये दोनों चेन्स मिलती है तो ये दोनों चेन मिलकर एक तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से होते हैं वो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, या हायर क्लासेस में आप उनके साथ डील करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैनक्रियाज जो, और इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। देन दूसरी अनदर जो ग्लैंड है जो परफॉर्म करती है, 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। ये 2 फंक्शन कैसे, जो टेस्टिस है, टेस्टिस 2 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। 2 फंक्शंस कौन कौन से हो गए? नंबर 1, ये एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज अ अपना रोल प्ले करते हैं। और दूसरा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी अपना रोल प्ले करते हैं। एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिसको हम एंड्रोजन का नाम देते हैं। दैट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। ठीक है, और इस ग्रुप ऑफ हार्मोन में मेनली अगर मैं बात करूं तो मेनली आपका आएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, सेक्स ऑर्गन है एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. A pair of testes is present in the scrotal sac of male. Scrotal sac समझते? Scrotal sac समझते? नहीं समझते? अरे scrotum. नो सर. Scrotum, that is a bag-like structure. ये होता है scrotum. Scrotum जो होता है, testes जो होते हैं बच्चों, mammals के अंदर, स्पेशली यूथेरियंस, मैमल्स में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली जो यूथेरियंस होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, स्पेशली जो डॉग्स हैं, स्पेशली जो एलिफेंट्स हैं, स्पेशली जो हॉर्सेस हैं, स्पेशली जो लायन है, स्पेशली जो टाइगर है, तो इन सभी में टेस्टिस बॉडी के बाहर देखने को मिलते हैं और बॉडी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. दिस बैग इज कॉल्ड अ सेक. ठीक है, ठीक है, सेक इज बैग लाइक और टेस्टिस उसके अंदर होते हैं. और ये जरूरी भी है, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि इनका बॉडी से बाहर होना क्यों जरूरी है. बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे टेस्टिस स्पर्म्स का बनना, जो कि एक मेजर रीजन है, क्योंकि बॉडी से अलग टेम्परेचर होता है. यहाँ पे 2 to 2.5 3 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है, और जो कि रिक्वायरमेंट होता है टेस्टिस के लिए, मतलब स्पर्म्स को बनाने के लिए. तो इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेक, स्क्रोटम. जिस पाउच के अंदर, जिस बैग के अंदर टेस्टिस बॉडी से बाहर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, आउटसाइड दी लोअर एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं. तो सेक्स ऑर्गन का काम करता है. ये बात समझ आई? स्क्रोटल सेक समझ आया आप सबको? यस जल्दी से बता दो. Yes, sir. सर. हाँ Yes, sir. हाँ, तो दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सेक ऑफ द मेल. उसके अलावा यहाँ पर जो टेस्टिस है वो कंपोज जो होते हैं सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से. सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल मैंने पीछे भी बताया था कि इसको हम स्पर्म फैक्ट्री का नाम भी दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द स्पर्म फैक्ट्री. यहीं से स्पर्म्स का बनना स्टार्ट होता है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से. और कई इसके अंदर स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज इनके अंदर होते हैं, वो टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा यहाँ कई सेल्स होती हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, और उन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स का नाम भी देते हैं. फिर ये आगे फर्दर नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कराने में उनको अपना रोल प्ले करती है. तो एंड्रोजन जो है वो एक मेनली इसके अंदर जो हार्मोन बनाता है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है. एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, मैचुरेशन को. क्या क्या करता है एंड्रोजन का काम क्या है? एंड्रोजन का काम है डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन. उसके अलावा मैचुरेशन के साथ साथ ये एक मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, और मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडमिस हो गए, वास डिफरेंस हो गए, सेमिनल वेसिकल्स हो गए, और उनकी ग्रोथ कराने में, फेशियल हेयर ग्रोथ कराने में, एक्सिलरी हेयर्स. कई आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं या आप लोग बड़े होते हैं तो एग्रेसिवनेस भी आती है. आती नहीं आती? गुस्सा आने लगा होगा आजकल ज्यादा, Yes, sir. थोड़ा सा प्यूबर्टी के एज में. ये गुस्सा आने का कारण क्या है? ये गुस्सा आने का कारण यही है, राइट? अब ये नहीं कि आप किसी पे भी गुस्सा कर देंगे और उसके पीछे कहेंगे या जबरदस्ती गुस्सा क्रिएट करेंगे और बोलेंगे कि ना ये तो एंड्रोजन की वजह से हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. पता लगा किसी छोटे भाई को मार दो और लड़ाई कर लो घर में और बोलोगे अरे ये मेरी गलती नहीं है, हार्मोन की वजह से हो रहा है मेरा. नहीं, वो सब ऐसा भी नहीं है. ये चीज आती है कि इनके पीछे हार्मोन्स का अपना रोल है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये बेसिक चीजें तैयार करना, एग्रेसिवनेस मतलब बेस जो है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये होता है प्यूबर्टी के एज में होता है, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, एक मैचुरेशन जो है वो जनरेट हो रही होती है. तो ये चीजें हमें ये इसमें देखने को मिलता है. एंड्रोजन का जो मेजर जो है वो स्टिमुलेटरी रोल है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. उसके अलावा एक क्या रोल प्ले करता है? स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेशन ऑफ, या मैं कह सकता हूं कि स्टिमुलेटरी रोल. ऐसे ठीक स्टेटमेंट ठीक नहीं बनेगी, हम इसको बोल सकते हैं स्टिमुलेटरी रोल. स्टिमुलेटरी रोल in the process
ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो? वर्ड को ब्रेक करो, पीछे सीखा है अभी आपने। जेनेसिस मतलब क्या सीखा था अभी? फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन। और ये क्या वर्ड है? इसका फॉर्मेशन होना। स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन। करेक्ट। तो ये वर्ड क्या बनाता है? हमें स्पर्म फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन होने में मेल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंड्रोजन। ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी जो एंड्रोजन हमारे जो मेल्स हैं, मेल्स में एंड्रोजन जो है वो उनके सीएनएस पर भी काम करता है, मतलब सीएनएस से काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और वो इन्फ्लुएंस करता है उनके लिबिडो को। इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस लिबिडो। लिबिडो लिबिडो क्या है? लिबिडो इज अ सेक्सुअल बिहेवियर बेटा, दैट इज अ सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होने लगता है जब हम धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो वहां से कुछ एक सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है बनने लगती है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ये लिबिडो को इन्फ्लुएंस करता है, मैंने इसलिए इन्फ्लुएंस वर्ड लिखा है यहाँ पे, मतलब प्रभाव डालता है उसके ऊपर, चेंजेस आने लगते हैं, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंड्रोजन। इज दैट क्लियर? सर। यस चलिए, सर। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमें काम दिखाता है। सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया आपका। फिर आते हैं ओवरी। अब ओवरी जो है, ओवरी प्रोड्यूस करती हैं। ओवरी भी क्या है? ओवरी सबसे पहले प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है विमेन्स का, और दैट अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन which produces one ovum during each menstrual cycle। ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि अच्छा ये चीज आपने पढ़ी होगी। ये क्या चीज आपने पहले पढ़ी है कि हर एक ओवरी जो है वो, इसकी ओवरी की लोकेशन कहाँ पे होती है? लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो कि प्रोड्यूस करती है ओवम को ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम को जो है वो बनाती है। उसके अलावा एक जो ओवम है वो प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के। देयर इज that produces two groups of steroid hormones। हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी अबाउट द स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये दो ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो आप पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। दूसरा आप पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन, ये भी इन दोनों के ग्रुप जो है ये बनाती है। उसके अलावा डिटेल स्टडी आप लोग इसकी करेंगे। कहाँ पे करेंगे डिटेल स्टडी? जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेंगे चैप्टर, तब वहां पे आप इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी। तो Yes, ये sir. आगे आप इसकी आगे की जो स्टडी है वो डिटेल में करेंगे वहां पे। एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, और जितने भी जिस तरह से वहां पे हमने टेस्टोस्टेरोन से या फिर जो एंड्रोजन से हमने बात की कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, उसी तरह से ये भी नंबर 1 ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को। स्टिमुलेट ग्रोथ। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर? किस तरह की ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं? कोई बताएगा मुझे? यहाँ हम किस तरह की ग्रोथ की बात कर रहे हैं? What is the difference between the primary sexual character and the secondary sexual character? कोई बताएगा मुझे? सर प्राइमरी बाय बर्थ होते हैं मेरे ख्याल से, और सर सेकेंडरी इस एज में डेवलप होते हैं जब हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, तो इनमें डिफरेंस क्या है अर्णव? इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा कि ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं? देखिए, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले हमें दिख रहे हैं, जो सबसे पहले हमें देख रहे हैं, जैसे कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का प्रेजेंट होना, जिससे आइडेंटिफिकेशन मिली है, जिससे आइडेंटिफिकेशन मिली है कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसलिए उनको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। और बाद में जो कैरेक्टर्स बन रहे हैं, बाद में जैसे बने कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना विमेंस के अंदर,
मॉस्टेचेस का डेवलपमेंट होना मेल के अंदर, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसके अलावा बियर्ड का डेवलपमेंट होना, वॉइस चेंजेस होना दोनों में अलग अलग तरीके से। बॉयज की वॉइस भारी होने लगती है, हैवी होने लगती है, गर्ल्स की पतली होने लगती है, चेंजेस होना इन हार्मोन्स की वजह से। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बताते हैं। जेनाइटल रीजन में, आर्मपिट्स रीजन में हेयर्स की ग्रोथ होना, एक्ने का बनना फेसेस पे। तो एक्ने बनते हैं कई बार, शाइनेस आ जाती है बच्चों के अंदर, देखा जाता है, शर्माने लगते हैं कि यार अरे यार एक्ने हो गया, यार फेस खराब हो गया, ये वो नहीं, बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि यार ये तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसका मतलब हमारी बॉडी में हार्मोन सही टाइम पे सही अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं। तो वो एक्नी वो भी एक कैरेक्टर को शो करता है कि यार हार्मोन्स यानी सही जो है सही टाइम पे बिल्कुल सही रिलीज हो रहे हैं। अगर प्यूबर्टी के एज में हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही है, वॉइस हैवी होने लगती है, आर्मपिट्स रीजन में हेयर्स की ग्रोथ होना, जेनाइटल रीजन्स में हेयर की ग्रोथ होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं ये ग्रोथ को शो करते हैं कि यस अब बॉडी की ग्रोथ हो रही है। आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी की एज में हाइट एकदम तेजी से बढ़ने लगती है, ग्रोथ हार्मोन भी बड़ी तेजी से काम करते हैं, होते नहीं होते? आपका जो टाइम पीरियड होता है 9th 10th और 11th का, तो ये जो टाइम है आपका, ये एक पीक ग्रोथ की तरफ एकदम से लेके जाता है, एकदम से कुछ ही कभी कोई देखता है कि 2-3, अरे यार 2-3 महीने में तेरी हाइट बढ़ गई यार, अभी 2-3 महीने पहले तो तू इतनी हाइट नहीं थी तेरी, अभी अभी में हाइट खींची है तूने, एकदम से बढ़ गई। तो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को, ये सारी ग्रोथ्स हैं वो, चाहे वो मॉस्टेचेस आ रही हैं, चाहे वो बियर्ड आ रही है, किसी की वॉइस चेंज हो रही है, वॉइस हैवी हो रही है, एक्ने निकल रहे हैं, व्हाटएवर, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कम्स इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक्टिवेट कर रहा है फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, डेवलपमेंट होना, ओवेरियन फॉलिकल्स का बनना, अपीयरेंस होना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, हाई पिच वॉइस है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है, सभी ये सब एस्ट्रोजन के काम है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे सपोर्ट करता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स के अंदर भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन है, लेकिन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, उस टाइम पे काफी रिलीज होता है, ये बॉडी के अंदर बनता है विमेन की। और मिल्क को स्टोर कराने में बॉडी में एल्वियोलाई के फंक्शन में प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, मिल्क सिक्रीशन में अपना काम करता है। उसके अलावा कई यहाँ पे इनिबिन हार्मोन्स भी होते हैं, हमने उस दिन भी इनिबिन हार्मोन्स के बारे में बात की थी, याद हो अगर किसी को तो? याद है किसी को इनिबिन हार्मोन? ये इनिबिन हार्मोन क्या करते हैं, ये इनिबिन हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या थी? फॉलिकल स्टिमुलाई हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, करेक्ट। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इनहिबिट करता है, दैट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ, ये टी है एच नहीं, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जिससे रोकना भी तो है, नहीं तो क्या एक हार्मोन अगर रिलीज ही होता रहे तो वो तो रिलीज ही होता रहेगा, फिर तो फंक्शनिंग कभी रुकेगी ही नहीं, तो उनको इनिबिट भी तो करना है, नहीं करना? तो ये इनिबिट कराने में अपना रोल प्ले करता है मेजरली। ये हैं आपके ओवेरियन हार्मोन। उसके अलावा और हम देखें तो दैट प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की अभी। एंड उसके अलावा हमारे आते हैं कई इनके जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी जो फंक्शंस की हम लोगों ने बात की, आप इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कई अदर हार्मोन्स हैं, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई अदर हार्मोन्स भी बनते हैं? मतलब हार्मोन्स आर आल्सो secreted by some tissues which are not endocrine glands. अदर हार्मोन्स कौन से हैं? मैंने कहा कि मैंने कहा कि हार्मोन्स आर also secreted by some body tissues.
या सम टिश्यूज, ठीक है, विच आर नॉट, जो कि क्या नहीं है, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि एक हमारे हार्ट की वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ आवर हार्ट। सबसे पहला यहां पे कौन सी वॉल्स? आर्ट्रियल वॉल, आर्ट्रियल वॉल, आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर का नाम देते हैं। एएनएफ डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो है डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड का प्रेशर रेज हो गया है तो उसके ऊपर कौन काम करेगा सबसे पहले? एएनएफ। ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस देन एएनएफ इज सिक्रेटेड। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जब बीपी इंक्रीज होगा तब भी एएनएफ सिक्रीट होगा, एएनएफ इज सिक्रेटेड। और ये कहां से होगा, ये कैसे होगा? इसकी वजह से होगा क्या एक्चुअली, जब एएनएफ सिक्रीट होगा ये क्या करेगा, विच कॉजेज डायलेशन, डायलेशन of the blood vessel, dilation of the blood vessels and reduces blood pressure, reduce कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है जी, अब यहां पे ब्लड का प्रेशर जो है ये बहुत तेज है, बहुत तेज ब्लड का प्रेशर है, बहुत ज्यादा तेज ब्लड का प्रेशर है। तो एएनएफ क्या होगा, एएनएफ सिक्रीट होगा जिसकी वजह से यहां हमें डायलेशन जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ये बात समझ आई सबको? सर डायलेशन समझ नहीं आया। डायलेशन मतलब बेटा, अगर आपके पास कोई पाइप है मान लीजिए और उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है और आपने उतना ही पानी एक चौड़े पाइप में डाल दिया तो क्या फर्क आएगा बच्चे? सर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ यही काम बेटा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। मतलब डायलेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे देख रहे हो ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है। डायलेशन का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा वाइडर हो गया, हुआ नहीं हो बेटा, वाइडर है ये। यस सर। बेटा उसको वाइडर बनाने में और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और फिजियोलॉजी को नॉर्मल करने में अपना रोल प्ले करता है। उस टाइम पे ज्यादा ओपन किया उसने कहा कि अच्छा ऐसे टाइम पे अगर प्रेशर भाई ज्यादा है तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा वाइडर ओपन कर देता हूं कुछ टाइम के लिए। तो मैंने जैसे कुछ टाइम के लिए वाइडर ओपन किया तो ब्लड आसानी से फ्लो करेगा, नहीं करेगा? जहां प्रेशर बहुत ज्यादा था अब क्या होगा, अब ब्लड का प्रेशर तो बेटा इन वॉल्स पे ही लगेगा बेटा, इन यस सर। और बेटा अगर मान ले ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हेमरेज हो सकता है। यस सर, ब्लड वेसल फट सकती है, फट सकती हैं, ये स्प्लिट अप कर सकती है और स्प्लिट अप करने पे क्या होगा, जो टॉक्सिन्स वगैरह होंगे वो ब्लड से बाहर आ जाएंगे और वहीं पे क्लॉट बन जाएगा, थप्पा ब्लड का जो है वो बन जाएगा, जिससे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हमारा जो हार्ट है भाई सारा, क्योंकि फंक्शन हार्ट ही तो पंप करके भेज रहा है, हार्ट एक मेजर पोर्शन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का और ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो जब ब्लड प्रेशर बड़ा हो गया तो आर्ट्रियल वॉल्स कह रही हैं कि भाई इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब हम किसी तनाव में होंगे बढ़ सकता है। यस सर, गुस्से के जब एंजाइटी होती है, कोई चिंता होती है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यस सर। तो सर एंगर के टाइम पे, एंगर के टाइम पे, गुस्सा आने के टाइम पे, वेरी गुड। तो
उस टाइम पे ये हार्ट क्या कहेगा, हार्ट कहेगा भाई कुछ करना पड़ेगा यार, क्योंकि और किसी को तो कुछ कर नहीं पाएगा। ये अपनी वॉल्स को कमांड देगा, अपनी जो आर्टरियल वॉल्स उनको कमांड देगा, कहेगा एट्रियल नेट्रियल फेट्रियल फटाफट से छोड़ो, बहुत गुस्सा कर रहा है ये, ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया है, 140 150 जा रहा है, 160 जा रहा है, 165, जल्दी करो 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 कंट्रोल, फटाफट से एड्रेनल नेट्रियल फैक्टर रिलीज होगा और यहाँ पे डायलेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। पता लगा अर्णव जो है और भी ज्यादा गुस्सा करे जा रहा है, अरे यार और ज्यादा रिलीज करो, ये नहीं चुप हो रहा, ये नहीं मान रहा, आज ये बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एंगर आ गया है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है एग्जाम का, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, डायलेशन लेके आओ, डायलेशन लेके आओ। तो लेकिन हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक टाइम तक, एक समय तक सपोर्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों के अगर मान लीजिए 200 ब्लड प्रेशर पहुंच गया ऊपर का तो उस टाइम पे भी कंट्रोल करेगा, इज इट पॉसिबल क्या? सबका अपना, सबका अपना एक लिमिट होती है। करेक्ट, वही चीज मैं कहने वाला था, एक लिमिट है। तो जैसी वो लिमिट क्रॉस करेगी, आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, सुना है ना सबने? यस सर, सभी ने सुना है। यस सर। यस ये हैमरेज जो होता है बच्चों, ये वही है जो मैं स्प्लिट अप बता रहा हूँ ना, कि इन वॉल्स का फटना, इन ये जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनका स्प्लिट हो जाना, फट जाना, और फटने से ब्लड का बाहर आ जाना। तो अगर वो चीज ब्रेन में हमें देखने को मिलती है तो उसको ब्रेन हैमरेज का नाम दिया जाता है। तो ब्रेन हैमरेज हमें देखने को मिलता है कि जब जांच होती है, जब पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, तो पता लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा तनाव में थे, एंग्जाइटी थी, या कोई तनाव तो नहीं था, ये कैसा था, पता तो इससे यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था। क्योंकि ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कोई ये सिर्फ हम ये तो कर सकते हैं कि ब्लड का प्रेशर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन तक कितना प्रेशर पहुंच रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी कोई डिवाइस नहीं हमारे पास कि हम इतना ज्यादा प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। हाँ, चीजें पोस्टमार्टम के टाइम पे जरूर सामने आ जाती है। सर पर डेथ के बाद फिर कैसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है? डेथ के बाद नहीं होता बेटा, डेथ की कारण ही वो होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। वो डेथ के बाद नहीं होता बेटा, मतलब बताया भी है कई बार। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं कि एकदम रिलैक्स रहो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, यहाँ तो प्रेशर आप काउंट कर लोगे कि ठीक है, अगर भाई किसी ने ब्लड प्रेशर की मशीन से ब्लड प्रेशर नाप लिया, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर ब्रेन की तरफ आपके पहुंच रहा है उसको कैसे मेजर करोगे? वो धीरे 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 आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, किसी के लिए भी। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा तनाव में है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें बढ़ती है। हालांकि बॉडी अपना पूरा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करती है, कई हार्मोन्स ऐसे रिलीज करती है जो उसको कंट्रोल कर सके, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अपना काम करती है। लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी को या पूरे इस फंक्शन को, वो भी फेल हो जाते हैं। तब जाके कहीं हम बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या फिर जैसे कि मैं ब्रेन हैमरेज बता रहा हूँ कंडीशन, वो हमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मतलब ये एक आपका फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, अदर हार्मोन्स जो कि रिलीज करते हैं। उसके अलावा कई और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपकी जो किडनीज होती हैं, जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, स्पेशली किडनीज हो गए, आपके जीआईटी ट्रैक, जीआईटी में भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक हो गया वो भी, हार्ट हो गया, ये कुछ हार्मोन्स को, अदर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो हार्मोन्स को बनाते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल की। अब जेजी सेल्स आपने कहाँ पढ़ी थी भाई? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ा था ना, यहाँ पे आपने जेजी सेल पढ़ी थी। जेजी सेल्स होती हैं कहाँ पे? किडनी में, जो प्रोड्यूस करती हैं पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटिन। अब ये सब इराइथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये प्रोड्यूस कर, ये एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है इराइथ्रोपोइसिस को। क्या हो गया? आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ हाँ बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा। अब बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस को। क्या कोई जानता है कि ये इरेथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? सर ये शायद आरबीसी का बनने के प्रोसेस को कहते हैं। आरबीसी के बनने के प्रोसेस को कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। बिल्कुल, आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होना ही होता है। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये ग्रीक वर्ड से बना है बेसिकली, और ये प्रोड्यूस करती है रेड ब्लड सेल्स को, और डेवलपमेंट करती है इरेथ्रोपोइटिक हमारी स्टेम सेल्स का भी, और मैच्योर करती है उसका आरबीसी को।
और बोन मैरो आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे भी ये बनाने में Yes. अपना हाँ रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक तरह की इराइथ्रोपोइसिस, और जिसमें कई जो है हमारी ये सेल्स का फॉर्मेशन होना बनता है। जो जीजी सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, इनकी वजह से इराइथ्रोपोइटिन, तो मतलब ये सपोर्ट कर रही है बेसिकली, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, आरबीसी के प्रोडक्शन में ये सेल्स अपना रोल प्ले करती हैं। किसी का माइक ऑन है शायद। ठीक है, और फिर आप लोग जानते हैं कि आरबीसी का मेन रोल क्या है? आरबीसी सर ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन टू कैरी O2 इन द ब्लड, ये बात आप लोग जानते हो कि ब्लड में इसका काम है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करेक्ट, बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये इसका काम हो गया। उसके अलावा जो आती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टिमुलेट करती हैं, सिक्रीशन करती हैं किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कई पेप्साइनोजेंस का। डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे कई जो है हमारे एंडोक्राइन जो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कई जो जीआईटी ट्रैक होता है बच्चों, जीआईटी ट्रैक। अब ये जीआईटी क्या है? जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक है जी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो ये सिक्रीट करती हैं मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स को। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स पेप्सिन जिससे हम बात कर रहे हैं, ये सिक्रीट करती हैं पेप्टाइड हार्मोन्स को। सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन्स। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं हमारे, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है आपका गैस्ट्रिन, द वन इज गैस्ट्रिन। एक होता है आपका सिक्रेटिन। ठीक है जी, एक होता है हमारा इसके अंदर CCK। CCK स्टैंड फॉर कॉलीसिस्टोकाइनिन। ठीक है जी, और एक होता है हमारा यहाँ पे GIP। GIP इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। करेक्ट, पेप्टाइड। ठीक है जी, तो ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो इनसे रिलीज होते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 होते हैं। गैस्ट्रिक कहाँ पे? अब जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ पे एक्ट करेगा? गैस्ट्रिन कहाँ पे एक्ट करेगा भाई? गैस्ट्रिन जो एक्ट करता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। इसको ऐसे नहीं तरीके से लिखते हैं, acts on gastric glands। ठीक है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिससे कि स्टिमुलेट करेगा HCl के सिक्रेशन को। भाई HCl का भी तो सिक्रेशन होना है नहीं होना? बताओ। यस सर। होगा। तो यानी कि गैस्ट्रिन, ये जो ग्लैंड है ना, ये जो हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन, इसकी वजह से भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड and secretion of HCl। HCl और किसका? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का। ठीक है, तो ये उसके ऊपर अपना काम करता है। उसके अलावा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है आपका, ये अपना रोल प्ले करता है एज अ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज में, स्टिमुलेट करता है वाटर का, stimulates the secretion of water and bicarbonate ions। correct, water and bicarbonate ions। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये उसमें अपना रोल प्ले करता है। और उसके अलावा जो CCK होता है सॉरी एक मिनट, सॉरी CCK।
सीसीके जो एक्ट करता है बेसिकली ये दोनों ही पैनक्रियाज और गोल्ड ब्लैडर के लिए काम करता है। पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर के लिए ये अपना रोल प्ले करता है। अब कैसे, मतलब पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के लिए कैसे? और ये स्टिमुलेट करता है कई पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, आपने सुने पढ़े थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, बताइए। यस सर। यस सर। नाम बताओ जरा, स्टिमुलेट द, नाम बताओ। ट्रिप्सिनोजन लिपेज। करेक्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम। बाइल जूस भी, बाइल जूस का नाम बताओ कौन कौन से? यस सर। सर बाइल जूस में स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल, बिलिरुबिन, यस सर, ये सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्ट्स थे जो लिपिड्स के लिए काम कर रहे। तो मतलब ये पैनक्रियाटिक सेल और गॉल ब्लैडर सेल, गॉल ब्लैडर किसके लिए आया यहाँ पे? क्योंकि आपका जो बाइल है वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में इनहिबिटरी हार्मोन है, तो बेसिकली ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा? हमेशा इनहिबिट करेगा ना। यस सर। और देखो नाम से पकड़ो इसको, गैस्ट्रिक। यस सर। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, तो गैस्ट्रिक मतलब कि भाई इनहिबिट करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नहीं तो क्या होगा? अगर इनहिबिट नहीं होगा तो ये तो बनता रहेगा। रोकना Yes, sir. नहीं रोकना इनको, बिल्कुल। तो इनको रोकने के लिए ये अपना काम करेगा। तो हमेशा इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं हमें देखने को मिलते रहेंगे। बच्चों ये थे आपके सारे जितने भी जो हमारे अदर हार्मोन्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। तो ये 4 टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हैं, जितने भी आपके, एक हो गया गैस्ट्रिन, और एक हो गया आपका सिक्रेटिन, एक हो गया आपका सीसीके, और एक हो गया आपका जीआईपी। और इनकी जो नाम से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में और सिक्रीशन करता है एचसीएल का और पेप्साइनोजन का। उसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है वाटर को और बाइकार्बोनेट आयन को। एंड ये स्टिमुलेट करता है, ये पैनक्रियास से और गॉल ब्लैडर से निकलते हैं, स्टिमुलेट करते हैं आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को और बाइल को। एंड ये तो आपका नाम से इनहिबिटरी, तो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। ये इस बात सबको समझ आई? सर ये मोटिलिटी क्या होता है? कौन सी लिटी? मोटिलिटी। स्पेलिंग बोलो। एक होता है बट मोर्टैलिटी, MOTILITY। MOTILITY। मोर्टैलिटी, ये वर्ड बोला आपने? यस सर। ध्यान से देखो, मोर्टैलिटी तो नहीं है, एक वर्ड होता है सर एक ही जगह वहाँ पे आई है ना, या तो ये होगा, वो मोर्टैलिटी होगा, डेथ रेट को बताता है। सर शायद पहले वाला है वो। सर मुझे स्पेलिंग उसकी याद नहीं है फिलहाल। आप देखना, या तो वो मोटिलिटी होगा। यस सर, मोटिलिटी होगा, या फिर ये तो नहीं होता। आपने ये बताई ना स्पेलिंग? नो सर, सर जो आपने लिखी है मोटिलिटी। आपने पहले ये वाली बोली, फिर मैंने ये वाली लिखी, फिर मैंने कहा कि शायद ये वाली हो, है ना बेटा? ये सर थर्ड वाली है वो। थर्ड वाली, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो नहीं, मैंने नहीं सुना है ऐसा कुछ। सर मुझे स्पेलिंग याद नहीं है उसके परफेक्टली अभी। हाँ ये होती है फिर, वो ये होती है फिर। मेरे को यही डाउट है कि या तो आप ये पूछ रहे हैं या फिर आप ये पूछ रहे हो। बेटा मोटिलिटी होती है एक तरह की मोटाइल स्टेट, पढ़ा आप लोगों ने मोटाइल स्टेट? बेटा मोटाइल स्टेट का मतलब होता है मूविंग स्टेट। सर मूविंग इंडिपेंडेंटली। हाँ मूविंग। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, बेटा स्पम्स पढ़ा है आप लोगों ने, छोटी क्लास से पढ़ते आए हो ना स्पम्स के बारे में। स्पम्स मोटिलिटी शो करते हैं ना? यस सर। बेटा जो भी मेल सेल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना पड़ता है ओवा को फ्यूज करने के लिए या गैमेट को फ्यूज करने के लिए। तो स्पम्स की अपनी कैपेबिलिटी जो है स्पम्स की, वो क्या है? मूव करना। और मूव करने को हम क्या बोलते हैं? मोटिलिटी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहां कहीं किसी कॉन्सेप्ट में लगाना चाहूं इसी बात को, तो हम लगा सकते हैं। मसल्स होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, होती है नहीं होती? यस सर। वो भी तो कंट्रैक्ट करती हैं, करते नहीं करती? यस सर, में सर वो भी वर्क करते हैं। बिल्कुल करती हैं, करेक्ट। हमने पढ़ा भी था जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो।
है ना जी? सर। हाँ, यस एक सर। वर्ड यहाँ पे जैसे मैं उसको रिलेट, क्योंकि हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये स्पम्स की मोटिलिटी होती है। कई बेटा इसी से रिलेटेड, गैस्ट्रिन से रिलेटेड या गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी होती है। इसी को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी का नाम देते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। क्लियर बेटा? यस सर। आपके उसमें जो फूड ट्रेवल करता है ना, आपने वो मूवमेंट पढ़ी थी पेरिस्टासिस, याद है किसी को? यस यस सर। सर। पेरिस्टासिस, करेक्ट, वो यही है। ओके सर, थैंक यू सर। करेक्ट, मूवमेंट ऑफ फूड बेटा वही है वो। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट्स। भाई क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? आप लोगों से जानना चाहूंगा मैं, क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? ऐसा कुछ होता है? यस सर। यस सर मूवमेंट तो सर होती है। लोकोमोशन तो नहीं सर, मूवमेंट होती है। बहुत बढ़िया, लोकोमोशन नहीं Molecular होती, मूवमेंट movement. होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। दैट्स वंडरफुल। लोकोमोशन नहीं होती। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? लोकोमोशन मतलब का क्या डिस्प्लेस कर जाना। चेंज इन पोजीशन। सर कोई डिस्प्लेस चेंज, करता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे हैं। कोई डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, कोई चेंज इन पोजीशन बता रहा है, तो बिल्कुल अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच रहे हैं तो वो लोकोमोशन है। लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट जरूर हमें देखने को मिलती है। मूवमेंट जो होती है आपकी, वो या तो कई ऑटोनॉमिक होती है। मूवमेंट की अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो या तो वो मूवमेंट हमें ऑटोनॉमिक देखने को मिलेगी, सॉरी, या फिर वो हमें पैराटॉनिक देखने को मिलेगी। क्या कभी किसी ने ये वर्ड पढ़ा है पैराटॉनिक? चलिए डिस्कस करते हैं। ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट होती है आपकी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट मतलब जो अपने आप होती है, जो स्पॉन्टेनियसली होती है ना? जैसे कि जो और कई होती हैं आपकी जो इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है, यानी कि जो कराई जाती है। कई ऐसा नहीं होता जो मूवमेंट कराई गई है, और कई ऐसा होता है जो अपने आप होती है। जैसे आपने सुना होगा जैसे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है ना? पैराटॉनिक मूवमेंट जो होती है, या फिर जो आपकी जो पैराटॉनिक मूवमेंट्स के इनको हम टैक्टिक मूवमेंट्स का नाम भी देते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द टैक्टिक मूवमेंट्स। क्या कोई वर्ड का टैक्टिक वर्ड का मतलब जानता है? सभी से पूछ रहा हूं मैं, वन बाय वन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सोच समझकर। अच्छा सर और टच से रिलेटेड हो कुछ? अच्छा देखिए, ये जो इस टाइप की जो मूवमेंट्स होती है ना बच्चों, पैराटॉनिक मूवमेंट जो होती है, एक और क्लोज वर्ड देता हूं आपको इसी का, इसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या किसी ने ट्रॉपिज्म सुना है पहले? प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिज्म नहीं सुना, क्योंकि आपने बहुत यस सर सुना है। सुना है? यस सर, फोटोट्रॉपिज्म। एक्सीलेंट, फोटोट्रॉपिज्म। उसके अलावा बच्चों जियोट्रॉपिज्म सुना है किसी ने? देखो फोटोट्रॉपिज्म, अब मैं बताता हूँ इसके कुछ टाइप्स, इनको पढ़ेंगे हम आगे। फोटोट्रॉपिज्म, एक वर्ड आता है जियोट्रॉपिज्म, एक वर्ड आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब ऐसे करके बहुत सारी मूवमेंट होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखिए जरा क्या होगा यहाँ पे। फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट। यानी कि टुवर्ड्स द लाइट, यस सर, यानी कि टुवर्ड्स द वाटर, है ना? और एक और होता है, आपने वो तो देखा होगा, छुई मुई, मिमोसा पुदिका, हिग्मोट्रॉपिज्म। टच किया तो आपने किस तरह से मूवमेंट, जैसे वो, मतलब ट्रॉपिज्म हमें कीमोट्रॉपिज्म भी होता है। कई टाइप के ट्रॉपिज्म जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई मूवमेंट जो होती है वो या तो स्पॉन्टेनियसली होगी, या फिर वो इंड्यूस होगी, ठीक है? या तो वो ऑटोनॉमिक होगी, या फिर वो पैराटॉमिक होगी, यानी कि जो कराई गई है, जिसमें उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है। ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस ही तो है नहीं है? बताइए मुझे, ये सभी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है क्या? सनलाइट आ रही है और एक सनफ्लावर उसकी तरफ मूव कर रहा है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है क्या? रूट्स जो है बच्चों, वो रूट्स जो है ग्राउंड की तरफ ही जा रही हैं। क्या वो एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो नहीं कर रहा? यस सर, कर रहा है।
एक लीफ जो है, कई वाटर प्लांट जो है वो पानी की तरफ अपने आप बढ़ने लगे, जिससे पानी की तरफ अपने आप जाने लगे। क्या वो हाइड्रोट्रोपिज्म शो नहीं कर रहा है? ये कर रहा है। यस सर कर रहा है। स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दीज आर द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी में हम कुछ टाइप पढ़ते हैं लोकोमोशन के। अब साहब वो टाइप कौन कौन से होते हैं? तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज आर कॉल्ड दी लोकोमोशन। लेकिन प्लांट्स में तो हमें लोकोमोशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्लांट्स में हमें ग्रोथ और मूवमेंट जरूर देखने को मिलती है। और हम ये भी तो कहते हैं कि भाई अगर कोई प्लांट, हमने छोटा सा कोई प्लांट लगाया हमने, और हमने कहा कि भाई ये तो बढ़ने लगा है, अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, हम ये बोलते हैं ना। और मान लीजिए कि आपने उसी प्लांट के साथ में कोई एक रोप बांधी और आपने देखा कि आपका जो प्लांट है उस रोप के साथ ही बढ़ने लगा। होता ही नहीं होता कभी कभी ऐसा कुछ कि हमने देखा, हमने कोई प्लांट लगाया था और हमारा जो प्लांट है वो उसी की डायरेक्शन में है जो मूव करने लगा। तो हम कहते हैं कि हमारा प्लांट ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। और ग्रोथ के साथ साथ वो एक अलग फैक्टर भी शो करता है, जिनके बारे में हम लोग आके अभी बात करेंगे। दीज आर शोइंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ जो है आपके के, उनके भी कई टाइप जो हमें देखने को मिलते हैं, या मूवमेंट कहूं कि हमें मूवमेंट के कई टाइप जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें आती हैं सबसे पहले कई ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकेशन। ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकेशन। अब जरा इस वर्ड को समझो, ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकेशन। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एक ही लाइन में, इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझे नहीं समझे? भाई आपकी कई जो मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, नंबर 1 जो हम बात करेंगे सिलेरी मूवमेंट की। सिलेरी मूवमेंट आपने पढ़ी है कभी? सीलिया पढ़ा है? सभी ने सीलिया तो पढ़ा होगा, सीलिया पढ़ा है। भाई आपका एक छोटी क्लास से, क्लास 6 से कुछ एक दो दोस्त बने हुए हैं, जैसे पैरामीशियम है, जैसे अमीबा है, इनके बारे में आपने खूब पढ़ा है, खूब सुना है। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? या तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, या फिर वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। भाई ये दोनों मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों ने यूग्लेना भी पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने वॉल्वॉक्स पढ़ा होगा, है ना? आप लोगों ने यूग्लेना पढ़ा होगा, यूग्लेना पढ़ा है किसी ने? आप लोगों ने वॉल्वॉक्स पढ़ा होगा कभी? आप लोगों ने कभी क्लेमाइडोमोनास पढ़ा होगा? ये एग्जांपल्स हैं, है ना जी। क्लेमाइडोमोनास आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इनके पास कुछ, और आपने जैसे पैरामीशियम तो पढ़ा ही पढ़ा है, पैरामीशियम पढ़ा है आप लोगों ने, वो स्लीपर लाइक एनिमल, दूसरा नाम बोलते हैं ना उसको। तो यूग्लेना में आप देखते हो कि यूग्लेना की जो बॉडी होती है उसके पास कई तरह के जो है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। आप लोगों ने पैरामीशियम देखा है, स्लीपर शेप लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है, और उसकी बॉडी के बाहर भी कई सारे जो है फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पैरामीशियम की बॉडी पे लगभग 2500 से ज्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं? क्या ये बात जानते हैं आप लोग? जो कि इसको मूव कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कई बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज का नाम देते हैं, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज का नाम देते हैं। और कई, जैसे हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में भी तो कई सेल्स होती हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या यस सर, सीलिएटेड सेल्स। सीलिएटेड सेल्स, यस सर। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं मूव कराने के लिए। जो फेलोपियन ट्यूब्स की, अभी जो हम जैसे एग्स वगैरह की, ओवरी की बात कर रहे थे, वहां पर भी कई वो जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। खैर वो तो टिश्यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी उनकी बात नहीं करते क्योंकि हम प्लांट्स की तरफ हैं, इनकी तरफ। तो ये मतलब कई मूवमेंट्स, ये टाइप ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे बताई गई है जिसके अंदर इनका सिलेरी मूवमेंट्स का एग्जाम्पल आया आपके पास। उसके अलावा हम जो बात करते हैं यहाँ पे कई अमीबॉइड मूवमेंट्स होती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट्स के बारे में कभी किसी ने सुना है कि अमीबॉइड मूवमेंट्स? हाँ जी, बताइए क्या होती है सर? जो अमीबा मूवमेंट शो करता है सीडोपोडिया। सर सीडोपोडिया के हेल्प से। हाँ, जैसे सूडोपोडिया बनाता है ना अमीबा, तो उसी को हम ये अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। अब वो फॉल्स फीड बनाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये जो नकली फीड बना रहे हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल जो आप पढ़ते हो, अमीबा पढ़ते आए हो छोटी क्लास से, एक
राइट। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। ये पोडिया भी ये कई तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में इनकी डिफरेंट टाइप्स भी। मूवमेंट में लोकोमोट कराने में, इनको मूवमेंट कराने में काफी हेल्प करता है ये पोडिया। कई मूवमेंट ऐसी होती है जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ये एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है एक टाइप की। ये कहाँ देखने को मिलेंगी हमें? ये हमें देखने को मिलेंगी इन लिविंग सेल्स। अब भाई इन लिविंग सेल्स में कैसे? सवाल ये, लिविंग सेल्स के अंदर साइक्लोसिस मूवमेंट कैसे होती है? बहुत से प्लांट्स, आपने साइटोप्लाज्म तो सुना ही है सेल का, यस सर। है ना? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आपने कभी स्ट्रीमिंग मूवमेंट के बारे में नाम सुना है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट? अच्छा नहीं सुना। चलिए, आप लोगों ने कभी सेल ऑर्गेनल्स तो सुने ही है भाई। Yes, सेल yes. ऑर्गेनल्स जानते हैं? आप जानते हो कि आपके सेल ऑर्गेनल्स मूव करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, यस सर। yes sir, है ना? यस सर। और हाँ, तो ये जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, इसको हम एक तरह का साइक्लोसिस बोलते हैं, या फिर प्रोटो और प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का नाम भी हम इसको देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी बोलते हैं हम। तो जो सेल ऑर्गेनल्स मूव कर रहे हैं ये शो करते हैं, ये साइटोप्लाज्म जो डिफरेंट सेल का ये शो करता है ये जितनी भी जो मूवमेंट होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। देखो सेल से ही रिलेटेड है ये वर्ड साइक्लोसिस, ठीक है। साइटो वर्ड पढ़ा था ना, साइटो, तो वहां पे साइटोलॉजी जैसे आप पढ़ते हो, है ना, सेल की स्टडी। तो साइक्लोसिस Yes. जो है, क्लोसिस जो वर्ड है, ये लॉसेस, मूवमेंट और लोकोमोशन से रिलेटेड है। तो सेल के लिए साइ आया, और क्लोसिस जो वर्ड है ये इस मूवमेंट और लोकोमोशन को शो करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर आती हैं कई इंड्यूस्ड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब पहले हमें समझना होगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मूवमेंट कराई जा रही है। आप लोगों ने इंड्यूस करंट पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में? कभी किसी ने इंड्यूस करंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे, मतलब जब बिल्कुल शांत हो जाते हो ना तो मैं समझ जाता हूँ कि नहीं पढ़ा, इसका मतलब नहीं सुना इन्होंने। तो इंड्यूस, हाँ, जैसे आप में था। अरे हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, और हायर क्लासेस में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म में ही पढ़ो। ज्यादातर हम इसको आमतौर पे मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं इस वर्ड को। तो जैसे एक आप पढ़ते हो ना, मैग्नेटिज्म में पढ़ा। मैग्नेटिज्म में कब पढ़ा आप लोगों ने? मैग्नेटिज्म पढ़ लिया चैप्टर? सर अभी नहीं मेरे स्कूल में हमने करा दिया था। सर मेरे स्कूल में हमको सिलेबस नहीं पता था, हमने पहले वो आदत स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, तो मैं बताता हूँ इस वर्ड को मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। आप लोग जैसे सर पढ़ते जब होंगे मैग्नेट के प्रेजेंट में सर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, नहीं हाँ। जो करंट प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं सर। थोड़ा टाइम Correct. पहले होता है। देखो आपने वो चैप्टर पढ़ा, आपने एक दो हाफ में पढ़ते हो वो चैप्टर जो मैग्नेटिज्म वाला है आपका। एक चैप्टर आप एक पॉइंट में पढ़ते हो कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, है ना, और एक हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स से करंट जनरेट कर रहे हैं, यही तो है। तो वही इंड्यूस करंट है, उसी को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ इंड्यूस मूवमेंट के साथ। इंड्यूस मूवमेंट, या फिर जिसको हम ये पैराटोनिक मूवमेंट का नाम देते हैं, या फिर जिसको हम टैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, राइट। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा फोटोटैक्टिक। देखो टैक्टिक वही उसी मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है ये, या फोटोटैक्सिस भी इसको वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ये, मतलब एक ही है सबका। तो ये मूवमेंट अकर हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। इंड्यूस मूवमेंट मतलब जो बाहर से कराई जा रही है, ठीक है। इंड्यूस करंट जो बाहर की हेल्प से बनाया गया, मैग्नेटिज्म से बनाया गया, मैग्नेटिक फोर्स से बनाया गया। तो ये जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से बनाई गई है। यहाँ पे जो रोल है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो कोई भी हो सकता है। जैसे हम बोले कि भाई लाइट भी हो सकती है, सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे फोटोटैक्टिक, तो लाइट की वजह से भी एक्सटर्नल मूवमेंट हो सकती है, केमिकल की वजह से भी हो सकती है, नहीं हो सकती? कीमोटैक्टिक, यस सर, तो उसको कीमोटैक्टिक बोलते हैं। उसके अलावा हीट की वजह से हो सकती है, तो हीट के लिए वर्ड आता है थर्मो, तो उसको हम थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, करेक्ट। तो हीट के लिए आया वर्ड थर्मो, तो हम उसको थर्मोटैक्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो है ये स्टिमुलाई है, यहाँ पे लाइट अपना रोल प्ले कर रही है। ये मूवमेंट हमें लाइट की वजह से देखने को मिल रही है। होते नहीं होती? आपके कई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट की वजह से अपना फूड मैन्युफैक्चर कर पाते हैं,
प्लांट्स में मूवमेंट होती है, फूड मैन्युफैक्चर होता है। इवन कई आप पढ़ोगे, आप जब डिवीजन पढ़ोगे प्लांट्स का, तो प्लांट्स के डिवीजन में आप पढ़ोगे कई प्लांट्स के बारे में जो अपने गैमेट्स को मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, वो एग्जिबिट करते हैं। कई गैमेट्स पढ़ोगे आप, जैसे ज़ूओस्पोर्स के बारे में पढ़ोगे आप कई प्लांट्स में, ठीक है। कई आप एल्गे वगैरह में कुछ गैमेट्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास का पीछे एग्जांपल लिया हमने, जैसे वॉल्वॉक्स का एग्जांपल लिया हमने। ये एक पॉजिटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट को शो करते हैं। जब लाइट कम होती है, लाइट ज्यादा होती है, एक लाइट जब कम है तो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। एक इंटेंस लाइट के अंदर, डिफ्यूज लाइट के अंदर एक अलग तरह की मूवमेंट शो करते हैं। सर डिफ्यूज्ड लाइट क्या है? किसमें बेटा? सर डिफ्यूज्ड लाइट क्या है? डिफ्यूज का मतलब हम क्या समझते हैं, पहले ये बताओ। सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाना डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूज्ड, सिंपल डिफ्यूज्ड वर्ड, सिर्फ डिफ्यूज्ड। सर मतलब फैल जाना, फैल जाना। और कोई डिफ्यूज लाइट वर्ड क्या अग्री है इससे? देखिए सर डिफ्यूज्ड हमने मतलब वैसे में यूज करते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट इसमें डिफ्यूज हो गया, मिक्सिंग के सेंस में। ठीक है, आप थोड़े से क्लोज हैं। डिफ्यूज का मतलब हम यूज करते हैं स्कैटर होने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपने अपना पौधा जो है वो लगा दिया, ठीक है जी। अब इस पे जो लाइट है वो लाइट कैसे आ रही है? मान लीजिए कि पूरी जो है लाइट इसके ऊपर स्कैटर्ड होके आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी जो लाइट है स्कैटर्ड होके आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड लाइट। बात समझ आई बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ यस तो डायरेक्ट लाइट नेचुरली, ये नेचुरली वे है ना, ये एक नेचुरल वे, आप कुछ कर तो नहीं रहे इसके अंदर, ये एक नेचुरल वे में लाइट जा रही है, नेचुरल वे में जा रही है प्लांट के ऊपर, तो नेचुरल वे में जा रही है, तो इसको हम डिफ्यूज्ड लाइट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिए। तो डिफ्यूज लाइट जो अराइज हो रही है, डायरेक्ट लाइट जा रही है, स्कैटर्ड हो रही है नेचुरली। आप देखो कैसे भी हो सकती है, हो सकता है कि बीच में कोई क्लाउड आ जाए या कुछ भी आ जाए, मतलब डायरेक्टली लाइट का पहुंचना, चाहे कुछ भी आए बीच में, लेकिन डायरेक्टली लाइट का पहुंचना, उसको हम डिफ्यूज लाइट बोलते हैं, राइट। तो ये हमें इन प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलती है, ये मूवमेंट इस तरह से, और फिर प्लांट अपनी मूवमेंट को जो है वो डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट्स है उनको शो करेंगे। इस तरह से कीमोटैक्टिक एक मूवमेंट होती है। कीमो का मतलब एक एक्सटर्नल केमिकल्स का रिस्पॉन्ड करना, जिसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। तो कीमोटैक्टिक या फिर कीमोटैक्सिस मूवमेंट, ये क्या होंगे? ये एक्सटर्नल केमिकल्स जो होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे जो एक्सटर्नल केमिकल्स होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे मोस्टली। जैसे आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा है किसी ने? ब्रायोफाइट्स पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। ब्रायोफाइट्स एक तरह के प्लांट्स की एक डिवीजन है बच्चों। जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सर एम्फीबियन ऑफ प्लांट बेटा किंगडम। यस सर। दोबारा। सर एम्फीबियन अरे ऑफ प्लांट वाह, किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ही क्यों कहा जाता है? इसीलिए एक्सटर्नल केमिकल्स की बात कर रहे हैं। एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स को फ्यूज कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जिबिट करते हैं एंथेरोजॉइड्स को, मतलब एंथेरोजॉइड्स मतलब जो इनके जो गैमेट्स हैं उनको मूव कराने के लिए ये उनका सहारा लेते हैं एक्सटर्नल केमिकल्स का। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो है यहाँ पे वो पहुंचते हैं, केमिकली क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। भाई मेल को फीमेल के पास पहुंचना है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है, और ये सारा काम कहाँ पे होता है? ये सारा काम वाटर के अंदर होता है। तो कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाता है और उसके साथ अपने गैमेट को फ्यूज करा पाता है। ये पढ़ेंगे आप जब हायर क्लासेस में इनके, स्पेशली जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो जब प्लांट्स, वहां पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वाटर एक मीडियम है इन गैमेट्स को ट्रांसफर कराने का। तो गैमेट्स कई केमिकल्स की हेल्प से जो है, वाटर की हेल्प से जो है यहां तक इस फीमेल के पास पहुंच पाते हैं। ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ yes, सबको आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सबको, सबकी आवाज नहीं, मुझे अभी सिर्फ 4-5 आवाज आई है।
कौन है Yes, अभी? sir. यस सर समझ आ गया यस सर समझ आ गया। Yes, sir, आ गया। फिर समझ आ गया। Yes, sir. ये बात इतने शांत मत बैठा करो यार, ऐसे मत करो, नहीं तो मुझे भी अटेंडेंस देनी पड़ जाएगी कल से फिर। चलिए, तो फिर आते हैं आपके थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मा मीन्स क्या Heat. बोलते हैं हम? Sir, heat. ठीक है, हीट बोलते हैं। तो सही यहाँ हीट की वजह से जैसे स्टिमुलस, कोई हीट का स्टिमुलस आना, अब हीट का भी कोई स्टिमुलस हो सकता है जो हीट की वजह से आ रहा है, हीट स्टिमुलस हम उसको बोलेंगे, राइट? जैसे कोल्ड वाटर की वजह से हो सकता है या हीट की वजह से हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे थर्मा की बात करें तो हम हीट की बात कर रहे हैं, सर टेम्परेचर ना टेम्परेचर जैसे, ठीक है? तो ये टेम्परेचर यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया तो हमें कोई प्लांट में रेस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है, प्लांट को रेस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत ज्यादा जब टू मच टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो प्लांट कुछ शो करेगा पैटर्न। तो वार्म साइड Negative thermostat. जैसे कि, हाँ, नेगेटिव थर्मोटैक्सिस बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला, नेगेटिव थर्मोटैक्सिस बोलते हैं उसको, जो वो बनने देखने को मिलेगा हमें जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ऑपोजिट मूवमेंट शो करेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे। ये प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं इस टाइप की मूवमेंट। उसके अलावा एक जैसे नेगेटिव थर्मोटैक्सिस होता है, उसी तरह से पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस होता है, राइट? तो थर्मोटैक्टिक मूवमेंट जो है ये भी हमें इसमें, या थर्मोटैक्सिस मूवमेंट जो है जो देखने को मिलती है, जो मूवमेंट होती है मतलब फ्रीली मूविंग हमें देखने को मिलती है प्लांट्स। अच्छा, क्या ये मूवमेंट हमें एनिमल्स में देखने को मिल सकती है? एक सवाल मेरा, क्या इस तरह की मूवमेंट हमें एनिमल्स में देखने को मिल सकती है? Yes sir, हो सकता है। हो सर मिल सकता है, सकता है। Yes, sir. बिल्कुल होता है, ठीक है, एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव हमारा जो जो मूवमेंट है, मूवमेंट टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर, नेगेटिव थर्मोटैक्सिस मूवमेंट टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर जो हमें देखने को मिलती है। तो वो भी आप पढ़ेंगे जब आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में। तो थर्मोटैक्सिस मूवमेंट सर कौन बेसिकली से एनिमल्स दोनों में में, भाई आप देखो कि जब टेम्परेचर बहुत, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में हमें देखने, जैसे पोलर बियर है, आप उसको उठा के यहाँ लिया वो सर्वाइव कर लेगा? वो तो मूवमेंट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट? कई No sir, उसे स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जीने के लिए। स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एक ही एरिया में देखने को, कंगारू है, कंगारू आपको किसी और रीजन में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, पेंगुइन्स हैं जैसे आपके, कई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कारण हो सकती है उसका, कई हैबिटेट अडेप्ट कर चुका है वो, ये रीजन हो सकता है उसका। तो बहुत सारे वो पढ़ेंगे आप जब स्पेसिफिकली जब एनिमल्स के साथ डील करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो टैक्सिस जो है, टैक्सिस जो वर्ड हम यहाँ पे बार बार पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके के बिहेवियर को शो करता है, ध्यान रखिएगा। ये टैक्सिस वर्ड जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है सेल का या किसी ऑर्गेनिज्म के तरफ, कोई भी सेल की तरफ रिस्पॉन्स करना, कोई भी सेल की तरफ या किसी ऑर्गेनिज्म की तरफ या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्स करना। तो इस तरह की मूवमेंट्स को हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही जा रही है। जैसे हीट है तो हीट की तरफ मूव कर रहा है, केमिकल है तो केमिकल्स की, क्या केमिकल है तो केमिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट? तो ये फोटो है तो लाइट है तो लाइट की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, तो डायरेक्शनल होती है, ठीक है। और ये डायरेक्शनल मूवमेंट आपकी या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो आपको नेगेटिव देखने को मिल सकती है, या फिर वो नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना है थोड़ा सा। सर सारी इंड्यूस मूवमेंट्स डायरेक्शन होती है क्या? डायरेक्शन देखने को मिलती है बेटा हमें इसके अंदर, सब में ही? और देखो भाई, जब फोटोलैक्टिक है तो Yes, फोटो sir. की तरफ जा रहा है, कीमोटैक्टिक है तो लाइट केमिकल्स की हेल्प से जा रहा है, थर्मो है तो वो हीट की वजह से मूव कर रहा है, तो एक डायरेक्शन में जा रही है, वो एक डायरेक्शन sir. मिल रही है उसको। सर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब? पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब जैसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे वैसे तो, जैसे कि कई आपकी मूवमेंट होती है कि टुवर्ड्स उसी की तरफ जा रही है, जैसे उसके ऑपोजिट नहीं जा रही, जैसे हीट की तरफ रेस्पॉन्स कर रही है तो पॉजिटिव हो गई। अगर थर्मोटैक्टिक है तो वो हीट की तरफ ही रेस्पॉन्स कर रहा है तो पॉजिटिव है। जैसे उसके ऑपोजिट मूव कर रहा था वो नेगेटिव है। जैसे आप लोग कई उसमें पढ़ेंगे, जैसे और भी हम पैराटोनिक मूवमेंट पढ़ेंगे आगे, कि जिसमें हम जियोट्रोपिज्म पढ़ेंगे, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे, राइट? आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में आगे डील करेंगे।
तो जितनी भी जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब जैसे आपकी रूट्स हैं, तो रूट्स, जियो का मतलब हो गया यहाँ पे अर्थ, और ट्रॉपिक मतलब जो आपकी मूवमेंट शो कर रहा है, तो रूट्स हैं। अब रूट्स ग्राउंड की तरफ ही जाती हैं, तो यानी कि एक पॉजिटिव जो जियोट्रॉपिज्म है वो शो कर रही है। आपका जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, अब शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। अब भाई अपोजिट द अर्थ जा रहा है ना, ये अर्थ हो गई, अपोजिट द अर्थ जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। बिल्कुल ठीक है जी। तो जितनी भी जो बच्चों थर्मोटेक्सिस मूवमेंट है वो किसी ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली हमें ये मूवमेंट जो है ये देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे हम आगे, आप यहाँ तक इसको पढ़िएगा, फिर जो भी जिसके डाउट्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन मूवमेंट्स को आगे की तरफ फिर हम लोग लेके जाएंगे कि और कितने टाइप की मूवमेंट्स होती है, और फिर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डील करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आप सभी लोग यहाँ तक पढ़ें इसको, फिर हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में बच्चा लोग। सर जैसे पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस होता है, वैसे सर जियोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? पॉजिटिव जियोटैक्सिस या फिर कुछ और? ना वो आप उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हो, वो ट्रॉपिज्म्स के अंदर पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया था बेटा ट्रॉपिज्म का। ओके सर। हाँ, वो ट्रॉपिज्म के अंदर पढ़ेंगे हम उसको, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हाँ जब इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे ना, पैराटोनिक के एग्जांपल, ये मैंने पैराटोनिक का ही एक एग्जांपल दिया है। ये पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट है ना, ये उसी का एक टाइप है उसका, और ये उस टाइप के फर्दर सब डिविजन्स हैं। इनको पढ़ेंगे हम आगे अभी, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा देखने को मिलता है। यस सर, ओके सर, ठीक है। हाँ, और यूनिडायरेक्शनल किसी ने बोला था ना अभी कि यूनिडायरेक्शनल, तो हाँ ये ग्रोथ एक्सटर्नल जो कि हमें यूनिडायरेक्शनल वे में देखने को मिलती है, इनको हम ट्रॉपिकल मूवमेंट्स का भी नाम देते हैं, पढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चा लोग आज इतना ही, इसको यहाँ तक आप लोग करें, फिर आगे हम लोग और मूवमेंट्स के बारे में सीखेंगे कुछ और फिगर्स के साथ, जिससे कि आपको और आसानी से ये चीजें समझ आए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. Bye bye. Good evening. Thank you. All right. All the best. Good evening, sir. All the best. Good evening. All the best. गुड इवनिंग सर। All the best. Good evening, sir. Good evening, sir. All the best. Good evening. Good evening. Good evening. All the best to everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening, beta. Good evening. All the best.